आप सभी का बीपीएससी हिडन फैक्ट्स चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गांधी जी का इमर्जेंस। सोचने वाली बात है ना कि एक आम सा वकील आखिर महात्मा कैसे बन गया। तो आज के इस विश्लेषण में हम उनके दक्षिण अफ्रीका के उन्हीं शुरुआती कश्मकश भरे वर्षों को डीपली समझेंगे। दरअसल यही वो दौर था जिसने उन्हें एक विश्व स्तर के नेता के रूप में गढ़ दिया था। आज के इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें किन भेदभावों का सामना करना पड़ा, उनका उदारवादी चरण कैसा था, सत्याग्रह का जन्म कैसे हुआ, कुछ प्रमुख सत्याग्रह अभियानों की बात करेंगे और अंत में उनकी सफलता और वापसी पर जाएंगे। शुरुआत करते हैं कुछ बेहद जरूरी बुनियादी तथ्यों से। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ये डिटेल सुनने में बेसिक लग सकती हैं, पर किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये फाउंडेशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इन्हीं आम जड़ों से निकलकर एक शख्स आगे चलकर पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। अब देखिए 1888 में जब वो महज 18 साल के थे तो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन निकल गए। पढ़ाई पूरी की और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। पर क्या यहाँ आते ही वो सफल हो गए? बिल्कुल नहीं। शुरू के 2 सालों तक उन्हें वकालत में कोई खास सफलता मिली ही नहीं। भारतीय कानून की थोड़ी कम समझ और आत्मविश्वास की इसी कमी ने आखिरकार उन्हें 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव का सामना। 1893 में वो वहां पहुंचे थे अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला के एक केस की पैरवी करने के लिए। पर वहां की स्थिति भारत से बिल्कुल अलग थी। दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त मुख्यतया 3 वर्ग के भारतीय रहते थे। पहले थे अनुबंधित श्रमिक यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, जो ज्यादातर दक्षिण भारत से आए थे और गन्ने के खेतों में काम करते थे। दूसरे थे व्यापारी वर्ग, जिसमें मुख्य रूप से मेमन मुसलमान थे। और तीसरे, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ये वो पूर्व अनुबंधित मजदूर थे जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वहीं बस गए थे। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्ग ज्यादातर अनपढ़ था और इनके पास आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं था। और इन भारतीयों पर नियम कैसे थोपे गए थे, सोचिए जरा। उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। रहने के लिए शहर से दूर सबसे गंदी और भीड़भाड़ वाली जगह दी जाती थी। रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर स्ट्रिक्ट मनाही थी। और तो और सार्वजनिक फुटपाथ्स पर चलना तक वर्जित था। जब गांधी जी ने खुद इस कटु नस्लभेद और अपमान को झेला, तब जाकर उन्होंने इन कामगारों के हक के लिए लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। इसी संदर्भ में इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने एक बड़ी सटीक बात कही है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा का निर्माण हुआ था। दरअसल ये वही बेहद कठिन परिस्थितियां और जिल्लत थीं जिन्होंने उस आत्मविश्वासहीन युवा वकील को एक अटूट और दृढ़ नेता में तब्दील कर दिया। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, उदारवादी चरण, जो 1894 से लेकर 1906 तक चला। इस दौरान संघर्ष का तरीका बिल्कुल कानूनी ढांचों के भीतर था। उदारवादी चरण में गांधी जी का जोर मुख्यतया याचिकाओं, प्रार्थनाओं और स्मरण पत्रों पर ही था। उन्हें लगता था कि अगर ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों को सही स्थिति का पता चलेगा तो वो जरूर न्याय करेंगे। लेकिन बाद का जो सत्याग्रह चरण आया, यानी 1906 से 1914 तक, उसमें याचिकाएं पीछे छूट गई और जगह ले ली निष्क्रिय प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा ने। एक भारी बदलाव था ये। अपने इस शुरुआती उदारवादी दौर में उन्होंने कई अहम कदम उठाए, जैसे अलग अलग कैंपों में बटे भारतीयों को एकजुट करने के लिए उन्होंने नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इस संगठन ने नस्लभेद के खिलाफ बखूबी आवाज उठाई। इसके अलावा भारतीयों के मुद्दों को व्यापक रूप से दुनिया के सामने रखने के लिए इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया। फिर आता है हमारा चौथा सेक्शन, सत्याग्रह का जन्म। क्योंकि एक वक्त बाद जब सिर्फ दरख्वास्तों और याचिकाओं से बात नहीं बनी, तब 1906 में जरूरत पड़ी एक नए हथियार की, और इस निष्क्रिय प्रतिरोध को नाम दिया गया सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा पर आधारित। इसका मूल मंत्र बड़ा क्लियर था। एक सत्याग्रही जिसे गलत मानता है उसके आगे कभी झुकेगा नहीं। वो हमेशा सच्चा और निडर रहेगा, सच के लिए कष्ट सहने को पूरी तरह तैयार रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात,
वो सामने वाले से यानी शोषक से कोई घृणा या नफरत बिल्कुल नहीं रखेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कमजोरों का अस्त्र नहीं था, ये तो बहादुर और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए था। चलिए अब 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, प्रमुख सत्याग्रह अभियान। अब इस शक्तिशाली अस्त्र को मैदान में आजमाने का वक्त आ गया था। सबसे पहला और बड़ा टकराव 1906 में हुआ पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ। सरकार ने एक नया नियम थोप दिया कि अब हर भारतीय को अपनी उंगलियों के निशान वाला प्रमाण पत्र हमेशा अपने पास रखना अनिवार्य होगा। गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने इसका साफ इनकार कर दिया और पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाया। लोग खुशी खुशी जेल गए, और जब सरकार ने छल कपट से पंजीकरण थोपना चाहा तो जवाबी कार्यवाही में भारतीयों ने सार्वजनिक रूप से चौराहे पर अपने प्रमाण पत्र जला दिए। सोचिए उस दौर में यह अपने आप में कितना बड़ा और हिम्मत वाला विरोध था। इसके ठीक बाद 1907 के ट्रांसवाल इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट के खिलाफ आवाज उठी। इसे लोग ब्लैक एक्ट या काला कानून भी कहते थे, जिसने भारतीयों के ट्रांसवाल प्रांत में घुसने पर सीधी रोक लगा दी थी। लेकिन सत्याग्रही जरा भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने डटकर इसका भी सामना किया। हालात तो तब बद से बदतर हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद विवादित फैसला सुनाया। उन्होंने उन सभी विवाहों को अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया जो ईसाई तरीके से नहीं हुए थे या रजिस्टर्ड नहीं थे। इसका सीधा सा मतलब था कि एक ही झटके में सारी हिंदू, मुस्लिम और पारसी शादियां इलीगल हो गईं। इसे भारतीयों ने अपनी महिलाओं का घोर अपमान समझा। इसे एक फैसले ने आक्रोश की ऐसी आग भड़काई कि पहली बार महिलाओं ने भी इतनी बड़ी संख्या में आगे आकर इस विरोध में हिस्सा लिया। और आग में घी का काम किया उस क्रूर 3 पाउंड के पोल टैक्स ने। ये टैक्स उन पूर्व अनुबंधित भारतीयों पर थोपा गया था जिनकी आमदनी वैसे ही ना के बराबर थी। 3 रुपए नहीं दोस्तों, उस जमाने के 3 पाउंड। एक आम मजदूर के लिए ये टैक्स भरना असंभव था। ये पूरी तरह से एक आर्थिक शोषण था जिसने मास प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा भड़का दिया। अब इन लंबे और थका देने वाले संघर्षों को झेलने के लिए जरूरी थी बेहतरीन ट्रेनिंग। इसलिए 1904 में नटाल में फीनिक्स फार्म खोला गया, जो जॉन रस्किन की मशहूर किताब अनटू दिस लास्ट से काफी प्रेरित था। उसके बाद 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म बनाया गया। ये दोनों फार्म्स सत्याग्रहियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स की तरह थे, जहां उन्हें समाज सेवा, शारीरिक श्रम के लिए सम्मान और सत्य के लिए कष्ट सहने की दृढ़ता सिखाई जाती थी। आखिर में हम आते हैं अपने छठे सेक्शन पर, सफलता और वापसी। एक लंबा तकलीफदेह संघर्ष आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने लगा था। लगातार और अटूट अहिंसक विरोध के सामने आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा। 1914 में जनरल स्मट्स और गांधी जी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें भारतीयों की कई बड़ी मांगें मान ली गईं। वो 3 पाउंड का ज्यादती भरा टैक्स रद्द कर दिया गया, भारतीय शादियों को दोबारा कानूनी मान्यता मिल गई और ब्लैक एक्ट को खत्म कर दिया गया। ये बस एक जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि सत्य और अहिंसक प्रतिरोध की ताकत के आगे बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति एक कच्चे असफल वकील के रूप में वहां गया था, वो 1914-15 आते आते दक्षिण अफ्रीका की इस भट्टी में तपकर पूरी तरह से महात्मा बनकर निकला था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब यही महात्मा अपनी इन्हीं सत्य और अहिंसा की तकनीकों को लेकर भारत लौटेंगे, तो वो ब्रिटिश शासन को कैसे हिलाकर रख देंगे? उनका ये अस्त्र उस विशाल और जटिल भारतीय कैनवास पर कैसे काम करेगा? दक्षिण अफ्रीका में एक लंबा समय बिताने और वहां अपने सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद अब समय था उनकी भारत वापसी का। यहां से शुरू होता है शुरुआती जन आंदोलनों का दौर। अब इन शुरुआती वर्षों के क्रम पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तिथियां सच में बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले 1915 यानी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उसके बाद 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। फिर आते हैं 2 बेहद अहम आंदोलन जो एक ही साल में हुए। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और उसी साल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। दरअसल ये जो क्षेत्रीय संघर्ष थे ना, ये आने वाले बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह थे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। आखिर ये हुआ क्यों था? देखिए, बिहार में किसान एक तिनकठिया प्रणाली से बुरी तरह परेशान थे, जिसके तहत उन्हें जबरन नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी।
गांधी जी ने यहां आते ही कोई अचानक फैसला नहीं लिया। उन्होंने पहले अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इस पूरी स्थिति का विस्तार से सर्वेक्षण किया और फिगर्स इकट्ठा किए। उनकी इस शोध और दबाव का नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश प्रशासन को चंपारण अग्रैरियन कमेटी बनानी पड़ी और अंततः लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गाइड को इस दमनकारी तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने की सिफारिश मंजूर करनी पड़ी। इसके ठीक बाद आता है 1918 का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यह ऐतिहासिक रूप से इसलिए अहम है क्योंकि यहां गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की थी। अब इसके पीछे का कारण बड़ा ही दुखद आर्थिक और स्वास्थ्य संकट था। भारी बारिश और भयानक प्लेग महामारी ने वहां की आबादी को बुरी तरह तोड़ दिया था। मिल मजदूर और मालिकों के बीच इसी प्लेग बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। मजदूर बस इस महामारी के दौरान अपनी आर्थिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे, जिसके समर्थन में गांधी जी सामने आए। और उसी वर्ष यानी 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में एक और बड़ा संकट सामने आया। फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी थी, प्लेग फैला हुआ था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने अपना भारी टैक्स वसूलना जारी रखा। ध्यान दीजिएगा, ये पहला अवसर था जहां असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत हुई। परीक्षा के लिए इस आंदोलन से जुड़े नेताओं के नाम याद रखना बेहद जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से शामिल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और शंकरलाल बैंकर। इनके अलावा महादेव देसाई, नरहरि पारीख, मोहनलाल पंड्या और रविशंकर व्यास ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को मजबूती दी। इन प्रारंभिक सफलताओं से घबराकर ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए दमनकारी कानून लाने शुरू कर दिए। यहां से हालात तेजी से गंभीर होने लगे। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे देखते ही देखते स्थानीय मुद्दे एक राष्ट्रीय आग में बदल गए। इन डेट्स को ध्यान से सुनिए। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अगले ही महीने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी भयानक घटना घटी और इन्हीं सब घटनाओं ने मिलकर 1919 से 1922 के बीच चलने वाले खिलाफत और असहयोग आंदोलन की ठोस बुनियाद रखी। तो आखिर ये मार्च 1919 का रॉलेट एक्ट था क्या? इसे आधिकारिक तौर पर अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहा जाता था। सर सिडनी रॉलेट की कमेटी की सिफारिशों पर आधारित इस कानून ने सरकार को ताकत का एक ऐसा हथियार दे दिया जो बिल्कुल अलोकतांत्रिक था। इसके तहत किसी भी संदिग्ध राजनीतिक कार्यकर्ता को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और इतना ही नहीं, बिना किसी मुकदमे या न्यायिक समीक्षा के उन्हें सीधे जेल में डाला जा सकता था। ये पूरी तरह से मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन था। इस ड्रैकोनियन कानून के विरोध में खासकर पंजाब में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। 9 अप्रैल को 2 प्रमुख राष्ट्रीयवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर जनरल डायर ने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। फिर आई वो काली तिथि 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में एक बड़ी संख्या में निहत्थे लोग शांतिपूर्ण तरीके से जमा हुए थे। लेकिन जनरल डायर के आदेश पर पुलिस ने इस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें असंख्य मासूम लोगों की जान चली गई। इस दुखदाई और भयानक घटना के बाद इसकी जांच के लिए 2 अलग-अलग समितियां बनाई गईं। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया, जिसे उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने नियुक्त किया था। वहीं दूसरी तरफ इस घटना की असलियत सामने लाने के लिए कांग्रेस ने अपनी खुद की एक गैर आधिकारिक जांच समिति बनाई। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस कांग्रेस समिति में मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तायबजी, MR जायकर और स्वयं गांधी जी शामिल थे। जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के इस दबाव ने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया था और इसी दौरान 1919 और 1922 के बीच 2 अलग-अलग आंदोलन मिलकर एक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की कगार पर थे। ये दूसरा बड़ा मुद्दा था खिलाफत आंदोलन का। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था उसे लेकर भारी असंतोष था। ये मांग उठी कि मुस्लिम पवित्र स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण और उनका सम्मान बना रहना चाहिए। इसे लेकर 1919 में अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत कमेटी का गठन किया और इस नए आंदोलन को मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी जैसे दिग्गज नेताओं का पूर्ण समर्थन मिला। तो चलिए देखते हैं कि ये मुद्दा 1920 में एक पूरे देश के असहयोग आंदोलन में कैसे बदला। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेज ने टर्की के कई क्षेत्र छीन लिए।
इसके नतीजे में जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जहां सरकारी स्कूलों, अदालतों और कॉलेज के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसके बाद अगस्त 1920 में खिलाफत कमेटी द्वारा आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया और अंततः सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस विशेष अधिवेशन में गांधी जी के इस पूरे कार्यक्रम को आधिकारिक मंजूरी मिल गई। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे इस आंदोलन ने पूरे समाज को एक कर दिया था। हजारों छात्रों ने सरकारी संस्थान छोड़ दिए और राष्ट्रीय स्कूलों का रुख किया। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी और सरदार पटेल जैसे बड़े वकीलों ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने पर्दा प्रथा त्याग दी, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए और तिलक स्वराज फंड में अपना योगदान दिया। वहीं किसानों ने भी इस राष्ट्रीय संघर्ष को अपने दमनकारी जमींदारों के खिलाफ जोड़ लिया, जिसका उदाहरण हमें एका और मोपला जैसे विद्रोहों में देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। ऐसा लग रहा था जैसे आज़ादी बस मिलने ही वाली है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने अचानक इस पूरे आंदोलन का रास्ता ही बदल दिया। इस तिथि को बिल्कुल मत भूलिएगा, 5 फरवरी 1922। ये वो दिन था जब चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना घटी, जिसने सब कुछ, हाँ बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? ये घटना संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में हुई। वहां वॉलंटियर्स एक नेता के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और शराब की बिक्री का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जिसे पुलिस ने बुरी तरह पीटा। जब इस भीड़ ने नाराज होकर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। इस दुखद और हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना की हिंसक प्रकृति से गांधी जी बेहद आहत हुए। उनका सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट था कि अहिंसा के बिना सत्याग्रह संभव ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी कानून तोड़ने वाली गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बजाय अब पूरा ध्यान रचनात्मक कार्यों पर लगाया गया, जैसे कि खादी को बढ़ावा देना, छुआछूत का पूरी तरह उन्मूलन करना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। आप खुद सोचिए, जब एक आंदोलन इतने जोश में हो और अचानक रोक दिया जाए तो क्या होगा? राष्ट्रीयवादी नेताओं के बीच भारी निराशा और असंतोष फैल गया। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं ने इस अचानक फैसले पर अपनी सख्त असहमति व्यक्त की। उन्हें लगता था कि ये कदम गलत समय पर उठाया गया है। हालांकि इन गहरे मतभेदों के बावजूद अंततः गांधी जी के निर्णय को माना गया और आंदोलन को सफलतापूर्वक स्थगित कर दिया गया। इस अचानक रुकाव ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए आत्ममंथन के दौर में डाल दिया था। तो इस विश्लेषण के अंत में मैं आप सभी के सामने एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। 1922 में आंदोलन के इस अचानक स्थगन ने किस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भविष्य की रणनीति को एक नया आकार दिया? हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस बेहद अहम दशक की बात करेंगे जहां घटनाएं ना एक चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट की तरह आगे बढ़ीं। मतलब एक इवेंट ने दूसरे को ट्रिगर किया और देखते ही देखते इतिहास की दिशा ही हमेशा के लिए बदल गई। तो इस विश्लेषण में हमारा फोकस किन प्रमुख आयामों पर होगा? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन, फिर ऐतिहासिक दांडी मार्च और आखिर में गांधी इरविन समझौते से लेकर पूना पैक्ट तक का सफर। परीक्षाओं के नजरिए से हम इन सभी की सटीक तारीखें और ऐतिहासिक मील के पत्थरों को कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट न छूटे। भाग 1, स्वराज पार्टी का गठन 1923। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1922 के गया अधिवेशन के बाद। असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया था और ऐसे में राजनीति में एक बड़ा सा वैक्यूम यानी शून्यता आ गई थी। देश को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। अब यहां कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग विचारधाराएं बनने लगी। एक तरफ थे प्रो चेंजर्स यानी परिवर्तन समर्थक, जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इनका कहना था कि हमें विधान परिषदों में एंट्री लेनी चाहिए और अंदर बैठकर सरकार का विरोध करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स यानी अपरिवर्तनवादी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका रुख बिल्कुल साफ है कि परिषदों का बहिष्कार जारी रखें और पूरा ध्यान रचनात्मक कार्यों पर लगाएं। इसी आंतरिक मतभेद का नतीजा ये हुआ
कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू में इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली, जिसे आज हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। 1922 के गया अधिवेशन के विभाजन के बाद सितंबर 1923 में दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी मिल गई। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नवंबर 1923 के चुनावों में उन्होंने 141 निर्वाचित सीटों में से 42 पर शानदार जीत दर्ज कर ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। भाग 2, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। स्वराजवादियों के इस आक्रामक रुख को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब भारत के संवैधानिक ढांचे का रिव्यू करना ही पड़ेगा। और बस यहीं से अगली बड़ी घटना ट्रिगर हुई, साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। सोचिए, यही वजह थी कि जब यह कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा तो पूरे देश में भयंकर आक्रोश फूट पड़ा। हर तरफ काले झंडे थे और साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। अंग्रेजों ने चुनौती दे दी कि अगर इतनी ही परेशानी है तो अपना संविधान खुद बनाकर दिखाओ। भारतीय नेताओं ने भी बिना देरी किए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। फरवरी और मई 1928 में कई सर्वदलीय बैठकें हुईं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने अगस्त 1928 तक अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इसी को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने का बिल्कुल पहला और सबसे बड़ा प्रयास था। अब इस रिपोर्ट और जिन्ना की मांगों के बीच का अंतर थोड़ा ध्यान से समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट ने अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था और भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। इसके ठीक उलट मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट में कुछ बदलाव चाहे और अपनी 14 सूत्रीय मांग सामने रख दी। उनका जोर इस बात पर था कि मुसलमानों को आरक्षण मिले और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। जाहिर है दोनों पक्षों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई। भाग 3, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज 1929। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी ना, उसने कांग्रेस के अंदर ही एक नया विवाद खड़ा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें कुछ कम नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए थी। ये सटीक तारीख हैं, परीक्षाओं के लिए लिटरली बहुत क्रूशियल है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर हमेशा के लिए पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया और साथ ही ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात, कड़ाके की ठंड और रावी नदी का किनारा। उस बेहद भावुक और ऊर्जा से भरे माहौल में जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वहां एक नए स्वतंत्र भारत का संकल्प लिया जा रहा था। भाग 4, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा 1930। देखिए, सिर्फ पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देने भर से तो आज़ादी मिलने नहीं वाली थी। एक बड़े सटीक जन आंदोलन की जरूरत थी और यहीं पर महात्मा गांधी ने अपनी सबसे चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने नमक कर को अपना हथियार बनाया। गांधी जी ने कहा था कि नमक कर अविवेकपूर्ण और अमानवीय है, इसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक अमीर हो या गरीब, हर भारतीय की थाली का सबसे आम हिस्सा था। ये एक ऐसा प्रतीक था जिसने बिना किसी भेदभाव के पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया। लगभग 385 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। वहां समंदर के किनारे एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने ब्रिटिश कानून तोड़ दिया और बस यहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। गुजरात की उस मिट्टी से उठा वो आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गया। एक जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम तक मार्च किया। मालाबार में के केलप्पन ने कालीकट से पयन्नूर तक सफर किया। आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह सविनय अवज्ञा की लहर दौड़ गई। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और शराब की दुकानों का बहिष्कार किया। पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। भाग 5, समझौते और पूना पैक्ट।
इस जन आंदोलन का दबाव इतना था कि अंग्रेज समझ गए कि अब इसे सिर्फ लाठी डंडों से नहीं दबाया जा सकता। आखिरकार मजबूर होकर उन्हें बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ा। इस बातचीत का नतीजा था 14 फरवरी 1931 का गांधी-इरविन समझौता। दोनों पक्षों ने कुछ बातें मानी। अंग्रेज इस बात पर राजी हुए कि वे अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगे, बिना वसूले गए जुर्मानों को माफ करेंगे और तटीय इलाकों में लोगों को निजी उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार देंगे। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और अगले गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की बात स्वीकार कर ली। पर यह समझौता हर किसी को स्वीकार नहीं था। मार्च 1931 में इसी गांधी-इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए कराची में एक विशेष सत्र रखा गया। वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो काले झंडों के साथ उनका कड़ा विरोध हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि 29 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस समझौते से उनकी फांसी टल जाएगी, लेकिन ऐसा न होने पर जनता में भारी शोक और गुस्सा था। गोलमेज सम्मेलनों में कुछ खास नतीजा न निकलने के बाद इस कालखंड का अंतिम और सबसे बड़ा संवैधानिक संकट हमारे सामने आता है। आखिर 1932 में ऐसा क्या हुआ जिसने गांधी जी को जेल के अंदर से ही आमरण अनशन की धमकी देने पर मजबूर कर दिया? किस्सा कुछ यूं है कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसके तहत दलित वर्गों को अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया। गांधी जी का मानना था कि यह समाज को बांटने की एक ब्रिटिश चाल है और उन्होंने यरवदा जेल में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। पूरे देश में खलबली मच गई। अंततः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने बीच बचाव किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें अलग निर्वाचक मंडल तो छोड़ दिया गया, लेकिन दलित वर्गों के लिए जो आरक्षित सीटें पहले 71 थीं, उन्हें बढ़ाकर 147 कर दिया गया। और इसी पैक्ट के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अपना ऐतिहासिक हरिजन अभियान शुरू किया था। आज हम महात्मा गांधी के राजनीतिक सफर का एक पूरा रिवीजन करने वाले हैं। एक छोटे से लोकल प्रोटेस्ट से लेकर पूरे देश को हिला देने वाले जन आंदोलन तक का सफर। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक विचार ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। साउथ अफ्रीका से शुरुआत, फिर भारत के शुरुआती आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का वो भयानक दौर, उसके बाद स्वराज पार्टी का समय और आखिर में सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए बिना देरी किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, दक्षिण अफ्रीका, जहां असल में इस पूरे राजनीतिक दर्शन का जन्म हुआ था। जरा सोचिए, एक युवा वकील जिसे शुरुआत में भयंकर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, उसने हार नहीं मानी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाने से लेकर 1906 में उन भेदभावपूर्ण रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के खिलाफ पहले सत्याग्रह तक, इस इंसान ने दशकों तक भारतीय समुदाय को एकजुट किया और आखिर में 1914 में उनकी ही जीत हुई, जब जनरल स्मट्स को झुककर एक समझौता करना पड़ा। और यहां इतिहासकार चंद्रन देवानिसन का ये कोट एकदम सटीक बैठता है कि महात्मा का निर्माण दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। सच कहूं तो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ ये जो शुरुआती संघर्ष थे ना, इन्हीं मुश्किलों ने उस साधारण से इंसान के भीतर एक महात्मा को जन्म दिया था। तो ये सत्याग्रह आखिर था क्या? देखिए, ये कोई आम पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय विरोध बिल्कुल नहीं था। ये सच्चाई के लिए एक बेहद एक्टिव और निडर मांग थी, जिसका बेस सिर्फ और सिर्फ अहिंसा था। इसका रूल बहुत सिंपल था। एक सच्चे सत्याग्रही को बिना किसी नफरत के अपने उत्पीड़क का सामना करते हुए हर कष्ट सहने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये कमजोरों का नहीं, बल्कि निडर और बहादुर लोगों का हथियार था। अब आते हैं भाग 2 पर। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने सत्याग्रह के हथियार को अपनी ही धरती पर कैसे टेस्ट किया, चलिए देखते हैं। आपको याद होगा, भारत में उनके शुरुआती कदम बिल्कुल जमीनी और रीजनल थे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जहां उन्होंने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाने वाली तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग किया। फिर उसके तुरंत बाद 1918 में अहमदाबाद मिल की हड़ताल, जहां कपड़ा मजदूरों को प्लेग बोनस दिलाने के लिए पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल हुआ। इन छोटे लेकिन बिल्कुल सटीक कदमों ने रातों रात उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, जिसने देश का पूरा माहौल ही बदल दिया।
रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, जिसने इस पूरे संघर्ष को अचानक एक राष्ट्रीय रूप दे दिया। मार्च 1919 ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहते थे। लेकिन सच कहूं तो ये पूरी तरह से एक काला कानून था। इसने सरकार को इतनी पावर दे दी कि वो कोर्ट को पूरी तरह बायपास कर सकते थे। मतलब बिना ट्रायल और बिना अपील के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सीधा जेल में डाल दो। इस भयंकर अन्याय ने पूरे देश में आग लगा दी और गांधी जी को इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान करना ही पड़ा। अप्रैल 1919 में चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल शुरू होती है। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे बड़े लोकल नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। 10 तारीख को पुलिस फायरिंग होती है, जिससे दंगे भड़क उठते हैं। और फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का वो काला दिन आता है, जब जनरल डायर की फौजों ने बैसाखी मना रहे मासूम और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस खौफनाक नरसंहार ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। बवाल इतना बढ़ा कि अंग्रेजों को जांच के लिए हंटर कमेटी बनानी पड़ी। विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी। और यहीं गांधी जी ने साफ कर दिया कि इस शैतानी सरकार के साथ अब किसी भी तरह का सहयोग बिल्कुल नामुमकिन है। और इसी फैसले ने आगे चलकर असहयोग आंदोलन की पक्की नींव रखी। इसके बाद आता है हमारा भाग 4, स्वराज पार्टी का दौर। 1920 के दशक का वो समय जब स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ही हमें एक बड़ा वैचारिक बंटवारा देखने को मिला। तो हुआ ये कि आंदोलन के लीडर्स 2 हिस्सों में बंट गए। एक तरफ थे प्रो चेंजर्स या स्वराजवादी, जिन्हें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू लीड कर रहे थे। इनका मानना था कि हमें विधान परिषदों के अंदर जाकर सिस्टम में रहकर सरकार के काम में रुकावट डालनी चाहिए। और दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स या अपरिवर्तनवादी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स, जो परिषदों में जाने के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि सारा फोकस ग्राउंड लेवल के कंस्ट्रक्टिव काम और विदेशी चीजों के बहिष्कार पर ही रहे। लेकिन स्वराजवादियों की ये स्ट्रैटेजी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर ही गुटबाजी होने लगी और वो रिस्पॉन्सिविस्ट्स और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट्स में बंट गए। पद लेने और सरकार के साथ काम करने को लेकर भारी मतभेद शुरू हो गए। ऊपर से सांप्रदायिक दंगों ने भी उनके पॉलिटिकल बेस को बहुत कमजोर कर दिया। और सबसे बड़ा झटका लगा 1925 में, जब उनके सबसे दूरदर्शी नेता सीआर दास का निधन हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग 5 की तरफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहां लक्ष्य अब सिर्फ रियायतें नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता बन चुका था। अब यहां जरा सोचने वाली बात है, नमक जैसी आम चीज इतने बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ट्रिगर कैसे बन गई? इसका जवाब इसकी सादगी में छुपा था। अंग्रेजों के नमक एकाधिकार को तोड़ना सबसे पावरफुल आइडिया साबित हुआ, क्योंकि गरीब से लेकर अमीर तक हर एक भारतीय को हर दिन नमक चाहिए था। ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू करने से ठीक पहले गांधी जी ने देश के अलग अलग परेशानियों को इन 11 मांगों में बहुत ही स्मार्ट तरीके से जोड़ दिया। इसमें पूंजीपतियों के लिए एक्सचेंज रेट और टैरिफ की मांगें थीं, किसानों के लिए लगान को सीधा आधा करने की मांग थी, और इन सबको एक साथ जोड़ने वाली वो एक मांग थी, नमक कर और सरकार की मोनोपोली को खत्म करना। इस मास्टर स्ट्रोक ने बिजनेस क्लास से लेकर किसान तक सबको एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। और इसका नतीजा, मोबिलाइजेशन का वो स्केल जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। महिलाएं, स्टूडेंट्स, व्यापारी सब सड़कों पर थे। महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस में आदिवासी समुदायों ने पूरे जोश से हिस्सा लिया। और कमाल की बात तो ये थी कि बच्चों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। लड़कों के लिए अत्यधिक संगठित वानर सेना और छोटी लड़कियों के लिए मंजूरी सेना। मतलब ये वाकई में हर घर का जन आंदोलन बन गया था। अगर आप असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक साथ रखकर देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। पहले वाले का मकसद था सिर्फ सहयोग वापस लेना ताकि सरकार का काम ठप हो जाए, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन ये पूरी तरह से आज़ादी के लिए एक्टिवली कानूनों को तोड़ने के बारे में था। इसीलिए इसमें पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा राजनीतिक बंदी बनाए गए। ये पूर्ण स्वराज्य की तरफ एक बहुत ही अग्रेसिव और निर्णायक कदम था। तो अंत में मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। सोचिए कैसे एक छोटी सी जगह पर हुए भेदभाव से शुरू हुआ एक विचार धीरे धीरे इतना इवॉल्व हो गया कि उसने एक पूरे साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी। सत्याग्रह का ये सफर वाकई हैरान करने वाला है और हमें इतिहास के इन अहम पलों पर जरूर विचार करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए।